हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो हमने कंट्रोलिंग खत्म कर लिया है। अब पार्ट ए का पूरा सेक्शन जो कि मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड था, पूरा मैनेजमेंट और उसके फंक्शन से रिलेटेड था, दैट वाज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट बी, अब हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ से एक मेजर पोर्शन आपके चैप्टर पेपर का आने वाला है, एंड दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो, मैंने स्टाफिंग चैप्टर में आपको एक बात बताई थी। स्टाफिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन भी क्या अपने आप में एक रिसोर्स है। मैंने बताया था वहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेज थे। स्टाफिंग चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स, एक होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए आप कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। ये जो स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, आप ये कह लो, यहां पे लिख लो चाहो तो, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसकी स्टडी हम करते किस चैप्टर में वही बता दूं मैं आपको। स्टाफिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था स्टाफिंग और एचआरएम क्या होता है। एचआरएम क्या था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे हम जो हमारे रिसोर्स है दैट वाज फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसका मैनेज करेंगे, कैसे उसका प्रॉपर रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, वो हमने यहाँ पे समझा था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्स। अब देखो, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्स है इसकी स्टडी जो कहलाती है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, ऐसे याद रखो आप, स्टडी तो नहीं होती है, फाइनेंशियल का मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ बेसिकली। और इससे रिलेटेड चैप्टर कौन सा है ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड चैप्टर ही आप अभी पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है किस चीज पता है आपको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो मैं पहले बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं। एक जो हमने स्टाफिंग में पढ़ा दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स, उसका प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अब हम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्स। इसको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले इस चैप्टर में, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, पहली चीज देखो, फाइनेंस क्या है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फिर से देखो यहाँ पे, फाइनेंस क्या है भाई? व्हाट इज फाइनेंस? भाई व्हाट इज फाइनेंस? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फाइनेंस, तो क्या बताओगे किसी को? फाइनेंस क्या होता है? तो बेसिकली फाइनेंस का अगर सीधे सीधे बच्चों से किसी आप पूछोगे, किसी भी नॉर्मल आदमी से, वो कहेगा भैया पैसा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस। लेकिन ये जो पैसा है ये दो तरह का टर्म होता है। देखो, पैसा भी दो तरह की मनी होती है आपके पास। पहली जो मनी होती है, पैसा क्या बोलते हैं? मनी। लिख दे रहा हूं मैं आपको, मनी कह लो या फिर उसको क्या बोलो? फंड्स। क्या कह लो उसको? फंड्स, ठीक, या रिसोर्स कह लो उसको। ये दो तरह की होती है, एक होती है ओनर्स फंड, और एक होती है आपका बोरोड फंड, बोरोड फंड। अब देखो, ये जो हमारा मनी है ये दो तरह से आता है हमारे पास। कैसे? एक वो जो मेरे पास है, एक वो जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, जो मेरे जेब में है, जो मेरे अकाउंट में है, दैट वाज कॉल्ड ओनर्स फंड। किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है, जो उसका मालिक होता है, ठीक है ना, उसके पास जो पैसा होता है या वो जो पैसा कंपनी में लगाता है, दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ओनर्स फंड। दूसरा होता है देखो बोरोड फंड।
बोरो, देखो बोरो का मतलब होता है वो पैसा जो हमने मार्केट से बोरो किया है, जो हमने मार्केट से, जनरल पब्लिक से बोरो किया है, जो हमने पब्लिक से बोरो किया है, पब्लिक बोरोइंग, क्या कहते हैं इसको, पब्लिक बोरोइंग तरीके से। अब पब्लिक बोरोइंग दो तीन तरीके से होता है, आपको पता है। एक तो देखो आपने पढ़ा होगा ना शेयर्स, एक होता है डिवेंचर्स, एक आप कह लो ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये समझ लो। ओपन मार्केट मतलब ओपन मार्केट में गए और कहीं से भी आपने ब्याज पे पैसा उठा लिया, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं आजकल शेयर्स और डिवेंचर ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो पैसा हमारे पास जो है, जो फाइनेंस है, फाइनेंस क्या करता है, देखो भाई ये जो इंपॉर्टेंस है इस फाइनेंस की, क्या इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये जो फाइनेंस है, ये फाइनेंस आपको देता क्या है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे कंपनी जो है, कंपनी जब कोई एसेट खरीदती है, कंपनी जब कोई एसेट खरीदती है, जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करना है, जैसे मान लेते हैं सो एंड सो लिमिटेड कंपनी है, वो ये चाहती है कि अब हम अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन को बड़ा करें, हम अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि अभी हम महाराष्ट्र में थे, अब हम चाहते हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर में भी अपनी कंपनी खोलें, या फिर हम महाराष्ट्र में जो कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसके साइज को बड़ा करें। साइज के मतलब बिजनेस के साइज को बड़ा करना, मींस कि बिजनेस के एसेट्स को बड़ा करना, बड़ी जमीन, बड़ा प्लांट, बहुत सारे मशीन्स, है ना, बहुत सारे लेबर वहां काम करेंगे, प्रोडक्शन की आउटपुट कैपेसिटी को बढ़ा देना, बेसिकली दैट्स कॉल्ड फाइनेंस। यहाँ पे देखो दैट्स कॉल्ड फाइनेंस नहीं, मतलब दैट्स द नीड ऑफ फाइनेंस। इसी वजह से देखो हम फाइनेंस की हमें जरूरत होती है, पैसे की जरूरत क्यों होती है। आज आपके पास मान लो आईफोन है, ठीक है, अब आपको नया वाला आईफोन लॉन्च हो गया मार्केट में, तो आपको पैसे की जरूरत होगी ना। तो जो लोग देखो क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाएंगे कैश पे ले लेंगे अपना आईफोन, तो वो तो हो गया ओनर्स फंड। जो फोन, जैसे मान लो कि इन केस मार्केट में नया फोन लॉन्च होता है, समझना, ओनर्स फंड और बोरोड फंड का कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ओनर्स फंड वो अमाउंट ऑफ मनी होता है, इन केस फॉर एन एग्जांपल आप मार्केट में गए, आपको नया आईफोन लेना है और आपने अपने पास से जो पूरा पैसा अपने अकाउंट से पे कर दिया, आपने 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से आपने निकलवा दिए, खत्म कर दिए, ठीक है, तो वो जो हो गया वो ओनर्स फंड हो गया। इन केस आप EMI करवा रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, आप बजाज फाइनेंस से आप उसको EMI पे करवा रहे हो, दैट्स कॉल्ड बोरोड फंड। आपने वहां पे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे को बोरो किया है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल पे, ठीक है, आप क्या पे करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करोगे, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने उसको बोरो किया है बेसिकली। तो देखो फंड का जरूरत यहाँ पे है, ठीक है ना। तो फाइनेंस देखो इस तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे होता है कंपनीज में, ठीक है ना। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्यों। भाई देखो, जैसे देखो हमने स्टाफिंग में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स था हमारे पास, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या था कि प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। तो ऐसे ही अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे को क्या करते हैं, देखो माँ बाप अक्सर क्या बोलते हैं कि पैसों को बेटा बर्बाद नहीं करना है, उसका सदुपयोग करो, उसको ठीक से इस्तेमाल करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो। वो जो कहते हैं ना, सोच समझ के जब आप पैसों को इस्तेमाल करते हो, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पॉइंट होता है बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी सोच समझ के, प्री प्लान करके, चीजों को प्लान करके, एडवांस में सोच के, दैट मुझे भी किसी भी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर हाउ मच टू एक्सपेंड एंड वेयर टू एक्सपेंड, मुझे कितना एक्सपेंड करना है और कहाँ एक्सपेंड करना है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसी के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आता है बेसिकली। तो समझते हैं जरा डेफिनेशन से कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन। देखो एफिशिएंट एक्विजिशन और एलोकेशन का मतलब होता है, एक्विजिशन मतलब क्या, मतलब एक तरीके से फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ खर्च करना है, एलोकेट कहाँ कहाँ से पैसा मेरे पास आने वाला है। भाई कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जहां जहां से पैसा मेरे पास आता है, जैसे कि एक्विजिशन एंड एलोकेशन, मतलब पैसा कहां से आ रहा है, एक्विजिशन एंड एलोकेशन, और उसका प्रिक्योरमेंट, दूसरे में क्या होगा, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, कि मैं उन पैसे को कहां कहां खर्च करने वाला हूं, दैट्स कॉल्ड प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, चैनलाइजिंग ऑफ फंड, पैसे को मैं कहां कहां खर्च कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखो इन अदर वर्ड्स क्या है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड, जहां देखो क्या है कि फंड्स का फ्लो होता है, क्या होता है, फंड्स का फ्लो, दैट इज फंड्स का इनफ्लो या फिर फंड्स का आउटफ्लो। देखो जब आप क्लास 12th में आओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, तो देखो वहां पे क्या होता है, कैश जो होता है उसका इनफ्लो होता है कि हम कैश कहां से ला रहे हैं, कि पैसा कंपनी में कहां से आ रहा है,
और फिर कैश का आउटफ्लो होता है कि उस आए हुए पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका प्रॉपर स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो वो तो 12th की बात है, पर सॉरी 12th की बात कह रहा हूँ मैं, 12th में ही तो हम पढ़ रहे हैं वैसे भी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या, देखो आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या था कि एक तरीके से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड का आप पढ़ते हो। तो वैसे ही देखो क्या है यहाँ पे कि कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड, कि फंड का इनफ्लो या आउटफ्लो कैसा है, एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन, कि इसमें डिसीजन मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, अब यू हैव टू डिसाइड कि मुझे 100 रुपए में 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, कि 10 रुपए मुझे किसी को उधार देने हैं, और बचे हुए 40 रुपए से मैं अपना खुद का एक कहते हैं ना अपना खुद का जर्नल या फिर ड्राइंग करूंगा, अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च करने वाला हूं मैं। तो बेसिकली उस फंड से रिलेटेड सारे डिसीजंस, ठीक है, रिलेटेड टू प्रिक्योरमेंट। डिसीजंस क्या होते हैं भाई, प्रिक्योरमेंट, कहां कहां खर्च करना है, दैट्स कॉल्ड प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, कि पैसे को जहां जहां आप खर्च करोगे, दैट्स कॉल्ड प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास ऑफ फंड, कि पैसा मैं कहां कहां इन्वेस्ट करने वाला हूं, इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो फिर से समझते हैं एक बार कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रॉपर एलोकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड, कि पैसा कहां कहां से आने वाला है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली क्या, देखो डिसीजंस कहां कहां लेंगे हम, या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मिलेंगे, या फिर सेविंग डिसीजन होगा हमारा यहाँ पे, या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो क्या देखो, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड या इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन एसेट्स। बेसिकली हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, एसेट्स ही तो खरीदते हैं, हम सामान ही तो खरीदते हैं बेसिकली। तो जो भी हम खरीदते हैं वो सब क्या है हमारे, इन्वेस्टमेंट हमारे क्या है, एसेट्स ही तो हैं बेसिकली। इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड एज एसेट्स, आइदर दे वर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर, कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इस फंड का, अवेलेबल जो मेरे पास फाइनेंस है, कि मुझे इस फाइनेंस से अपने ओनर्स को पैसा देना है, उनमें मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज कॉल्ड, ये पूरा समरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम पैसे को, कैसे हमारे पास पैसा आने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस पैसे को आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिसीजन से, कैसे कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो, कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कि आप ओनर्स को पैसा देने वाले हो, ठीक है ना, कि आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। तो दीज आर द ऑल डिसीजंस विच आर टेकन इन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, चलो अब देखो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है क्यों, उसका रोल क्या है कंपनी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, बेसिकली क्या करता है वो। तो देखो सबसे मेन चीज क्या है, देखो कि कंपनी के साइज को बड़ा करने में मेन काम क्या होता है। देखो भाई कंपनी के साइज को बड़ा करने में, मुझे एक कंपनी से 2 कंपनी करनी है, एक कोचिंग से 2 कोचिंग करनी है, 2 से 4 करनी है, 4 से 6 करनी है मुझे, तो भाई मुझे पैसे की जरूरत होगी, आई नीड अ काइंड ऑफ मनी। तो उसके लिए क्या है, देखो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए, छोटा तो कोई करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, बड़े करने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट का यहाँ पे मतलब है कि जब कोई कंपनी चाहती है, देखो साइज बड़ा कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एसेट्स को आप खरीदोगे, तभी तो आपके पास नए नए मतलब कंपनी बड़ी होगी आपकी। तो बेसिकली आप एसेट्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेते हो उसमें क्या होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है। चाहे आप एसेट्स को बेचो, चाहे आप उसका सेल करो, या फिर आप उसको परचेज करोगे। कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट देखो, फिक्स एसेट्स तो पता है ना कौन कौन से होते हैं आपको, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स हैं, जो तरीके से विद इन 1 ईयर आप उसको क्विकली कन्वर्टेबल इनटू द कैश नहीं कर सकते हो। अच्छा देखो, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बीच क्या डिफरेंस है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट क्विकली कन्वर्टेबल इनटू द कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बेसिकली क्या है, ये वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर में क्विकली कन्वर्टेबल हो जाती है। बेसिकली करंट एसेट्स तो हो जाती हैं, और फिक्स एसेट विद इन अ ईयर कन्वर्ट नहीं होती हैं, विच आर नॉट क्विकली कन्वर्टेबल इनटू द कैश इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। दीज एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। नेक्स्ट देखो कि द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। बेसिकली देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि मुझे कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मुझे कितना अमाउंट ओनर्स को देना है, लॉन्ग टर्म में देना है कि शॉर्ट टर्म में देना है, मुझे कितना पैसा एसेट्स में खर्च करना है, तो कौन से एसेट में खर्च करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स। देखो एसेट्स भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है ना, करंट एसेट्स आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म एसेट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ, फिक्स एसेट्स आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक। नेक्स्ट,
प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, फाइनेंस का ओवरऑल मैनेजमेंट, द ओवरऑल मैनेजमेंट या द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये तो रोल हो गया, अब कह रहा है भैया कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो मेन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम अपने अवेलेबल फाइनेंस का, अवेलेबल फंड्स का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो फंड हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हमें कहीं ना कहीं रिटर्न्स पॉजिटिव दे दे। एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमारा मेन रोल होता है कि मैं ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूं, ऐसे कौन से डिविडेंड डिसीजन लूं जो मेरे लिए इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल साबित हों। तो बेसिकली मैं किन एसेट्स में एक तरीके से इन्वेस्ट करूं कि वो एसेट लॉन्ग टर्म में मुझे लॉन्ग टर्म गेन दे सकें। बेसिकली मैं किन इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करूं, मैं किन स्टॉक्स को परचेज करूं कि वो मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकें बेसिकली। तो फर्स्ट और द बेसिक नीड ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी पर्सन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ ही और शी इज डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट, या फिर आप कह लो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये भी हो गया। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करते हैं कि हम अपने अवेलेबल फंड्स का इस तरीके से चैनलाइज करेंगे, इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि हमेशा हमारे पास वर्किंग कैपिटल रहे कंपनी में। ऐसा ना हो कि 100 रुपए इनकेस मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो क्या मैं 100 के 100 रुपए खर्च कर लेता हूँ? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि 100 रुपए हैं तो भाई मैं 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च करूंगा और 50 रुपए मेरे पास रहने चाहिए, इन केस अगर कंपनी में मुझे दोबारा किसी चीज में जरूरत पड़ जाए तो मैं वो 50 रुपए वहां पे खर्च कर सकूं। तो मैं कभी भी, देखो कंपनी क्या करती है, देखो कि वो अपने पास लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन हैंड। तो भाई कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कंपनी के पास कितना है, लिक्विड अमाउंट ऑफ मनी कितना है जो तुरंत वो उठा के बैंक से किसी को दे सके, तुरंत उठा के किसी को दे सके वो। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है बेसिकली। नेक्स्ट, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट, भाई जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए थे और आज आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पता है कि आज से 4 दिन बाद मुझे अपने क्रेडिटर जिससे मैंने सामान उधार लिया है उसको मुझे 200 रुपए देने हैं। तो आप अभी से ही अपने 100 रुपए में से 20 रुपए बचाओगे, जिससे कि जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है कि आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं अपने क्रेडिटर को जो पैसा 200 रुपए लौटाने वाला हूं, वो पैसे मैं इन 100 रुपए में से बचे हुए 20 रुपए से जोड़ के 5 टाइम जोड़ूंगा और मेरे वो 100 रुपए तैयार हो जाएंगे और मैं उसको उस टाइम पे कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको कमिटमेंट दे रखा है। तो बेसिकली अपने कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली। चलो तो देखो मेन प्रॉफिट्स क्या थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ेंगे अब हम, कि देयर आर 3 काइंड ऑफ डिसीजन। आप देखो क्या है फाइनेंस में भी क्या है, देखो मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर एलोकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड। नेक्स्ट, द डिसीजन रिलेटेड टू दैट प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, कि जो प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड करोगे, आप जो खर्चे करने वाले हो ऑर्गेनाइजेशन में, उन खर्चों से रिलेटेड डिसीजंस भी तो कंपनी को लेने हैं। तो वो डिसीजन का पोर्शन भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही इंक्लूड होता है कि हम कौन कौन से डिसीजन लें, किन किन चीजों से रिलेटेड लें, कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में करें, हम डिविडेंड देने वाले हैं तो कितने % डिविडेंड दें कि हमारा लॉस ना हो जाए, हम अपने ओनर्स को कितना पैसा दें, एक तरीके से इन रिटर्न प्रॉफिट जो है हमारा, ठीक है, कि हम अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो उस एसेट्स में कितना अमाउंट ऑफ मनी हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, या हम अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बड़ा कर रहे हैं तो हम कितना पैसा अपने अवेलेबल सोर्स ऑफ फंड से हम कितना पैसा वहां पे खर्च करने वाले हैं बेसिकली। तो ये सब आप क्या करते हो, डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके से एक मेजर सेक्शन है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो ऑलरेडी हो रही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि डिसाइडिंग इन एडवांस, चीजों को एडवांस में डिसाइड कर लेना कि मैं किन किन प्रोजेक्ट्स पे, किन किन जगहों पे कितना कितना पैसा खर्च करने वाला हूं बेसिकली, है ना। तो देखो क्या है, इस तरह देखो 3 डिसीजन है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो पहले तो वैसे समझ लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि आप कितना फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हो, कि आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं आपके वहाँ पे, करंट एसेट्स में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ये सब चीजें कहाँ पे आती हैं? बेसिकली एक तरीके से एसेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो सारे डिसीजन कहाँ आते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आते हैं आपके, ठीक है ना। कि हमारी जो कंपनी है वो एक्वायर कौन कौन से फिक्स एसेट्स को एक्वायर करेगी, वो कौन कौन सी, जैसे होता है, देखो क्या होता है कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनी होती हैं वो अपनी से छोटी कंपनीज को खरीद लेती हैं, अपनी से छोटी सब्सिडरी कंपनीज को वो खरीद लेती हैं। तो बेसिकली क्या है, अब वो खरीदेंगी तो भाई वो क्या है, एक तरीके से मेरे पास पैसा होगा तभी तो मुझे उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी कि मेरे पास पैसा जो इनफ अमाउंट ऑफ मनी है कि नहीं फॉर दैट परचेज। अगर मेरे पास खुद इतना ही पैसा है कि मैं अपनी कंपनी को ही अच्छे से चला सकूं, तो मैं क्यों फालतू में जाके दूसरी कंपनी खरीदूंगा, ठीक है ना। एक तरीके से मुझे कब, कहां और कैसे अपने पैसे का इस्तेमाल करना है ये हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है बेसिकली। तो देखो डिसीजन रिगार्डिंग, अगर आप फिक्स एसेट से रिलेटेड सारे डिसीजंस को देखो तो दैट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कि आप अगर जब भी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हो तो उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस क्या कहलाते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसीजन रिगार्डिंग टू फिक्स एसेट दैट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि एक तरीके से, अब देखो यहां तो हमने पैसा खर्च करने की बात कर दी, भैया पैसा तो तब खर्च करेंगे ना जब हमें पता होगा कि पैसा आने वाला कहां से है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिफोर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें पहले क्या देखना होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा मेरे पास आ कहां से रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और कैपिटल, और वेयर अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विल रेज द कैपिटल फ्रॉम दैट, कि वो पैसा कहां से रेज करने वाले हैं। तो क्या देखो, फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस और कैपिटल इज टू बी रेज्ड, आइदर दे वाज ओनर फंड और बोरोड फंड। मैंने पहले ही बताया था आपको बिगिनिंग ऑफ द पार्ट 1 कि भैया ओनर फंड होगा आपका वो, या फिर बोरोड फंड होगा। ओनर फंड क्या होता है? देखो बेसिकली ओनर फंड एक तरीके से जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, एक तरीके से वो जो पैसा कंपनी में लगाते हैं। जैसे मान लो कि एक सीता लिमिटेड है, अब मान लेते हैं सीता लिमिटेड को एक मशीनरी खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो ये लोग सोचेंगे कि भाई मेरे पास पैसा है कितना, तो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है, जो आपके पास नेट प्रॉफिट है, वो आपके पास मान लेते हैं कि 2 लाख 4 लाख है। अब बचे हुए 6 लाख रुपए कहाँ से लाएं? तो कंपनी सोचेगी एक काम करते हैं, कुछ तो जो मार्केट से लोन ले लेते हैं, या फिर हम शेयर्स वगैरह से लोन ले लेते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। तो कंपनी पहले क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर से पूछेगी, या जो एग्जिस्टिंग जो उसका मालिक है, सीता, मान लो सीता महालक्ष्मी है, अब उससे पूछेंगे हाँ भाई सीता जी ऐसी ऐसी बात है। सीता जी कहेंगे काम करो, मेरे पास भी 4 लाख पड़े हुए, पहले आप ये 4 लाख ले लो, है ना, अब बचे हुए जो 2 लाख हैं उससे वो आप मार्केट से उठा लो। तो देखो क्या हुआ, 4 लाख रुपए वो क्या कहला गया? ओनर्स फंड, कि भाई ओनर ने ही अपनी कंपनी में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। आपने कई बार ये पॉइंट सुना होगा, जैसे 11th में जब आप इनकम्प्लीट अकाउंट्स बुक ऑफ रिकॉर्ड कर रहे थे, आप लास्ट चैप्टर जो आपका है उसमें तो क्या था, एडिशनल कैपिटल का एक वो क्लोजर आ रहा है कि भाई एडिशनल कैपिटल कंपनी में लेके आ रहा है हमारा ओनर। तो एडिशनल कैपिटल क्या था? यही था, ओनर्स फंड ही तो है वो। बोरोड फंड, बोरोड फंड क्या होता है? दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंस which an organization or a company borrow from the market in the form of issuing the क्या नाम है, shares और डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इन द मार्केट, ठीक है ना। या फिर हम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस और द कैपिटल इज टू बी रेज्ड। और दूसरी बात है हाउ मच इज टू बी रेज्ड, कि भाई मुझे कितना पैसा मार्केट से उठाना है, या मुझे कितना पैसा अपने ओनर से लेना है। बोरोड फंड में मतलब बोरोड फंड कितना होगा, या फिर ओनर फंड में कितना लेके आऊं कंपनी के अंदर। तो ये सारे डिसीजन क्या होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। एक तरीके से पैसा कहां से आने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ ओनर फंड और बोरोड फंड, कि ओनर्स देंगे कंपनी के, या फिर कंपनी कहीं से बोरो करेगी मार्केट से। नेक्स्ट, डिविडेंड फंड। अब समझो कि पैसा अगर बोरोड फंड से आ रहा है, पैसा अगर बोरोड फंड से आ रहा है, इट मींस कि या तो आपने शेयर्स इशू किए होंगे, या आपने डिवेंचर इशू किए होंगे मान लेते हैं, या आपने लोन लिया होगा। तो चलो लोन का केस तो हम छोड़ देते हैं, लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, या हम डिविडेंड को भी छोड़ दे रहे हैं, सॉरी हम डिवेंचर्स को छोड़ रहे हैं, हम वहां इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहा है डिविडेंड डिसीजन, कि भैया डिविडेंड डिसीजन कैसे किया जाए। यहाँ पे देखो डिविडेंड में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी के
जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एक तरीके से शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट का कितना प्रोपोर्शन उनको देना है। जैसे मान लो कि जिन लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया है तो शेयर्स में आपको पता होगा कि शेयर्स में हमें इन रिटर्न क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो भैया वो क्या होता है, सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स हिज शेयर होल्डर्स, कि वो एक सरप्लस पैसा जो कंपनी अर्न करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर और वो पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो भी परसेंटेज रहा हो रेट ऑफ, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। अब वो सरप्लस फंड किन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, या तो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे या उसके शेयर होल्डर होंगे या उसके डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, तो उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में देगी, ठीक है। क्रेडिटर होंगे तो उनको भी इंटरेस्ट के फॉर्म में देगी। उनको पहले क्या लिखा ना, क्रेडिटर्स में क्या था भैया, मीटिंग ऑफ लॉ, मीटिंग द कमिटमेंट विद क्रेडिटर वाला पॉइंट पढ़ा था पीछे अभी, रोल, ठीक है। तो रोल वाला ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका एक तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है, ठीक। इंपॉर्टेंट है यहां से और अच्छे से आने वाला सवाल भी है, बस समझ लो, ठीक। नेक्स्ट, अब समझते हैं वो टॉपिक जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही अंदर आता है, मिलता जुलता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई भी पॉइंट अलग नहीं है। इसके वही ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं, इसके वही रोल्स हैं जो रोल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। तो बिल्कुल भी आप वरी मत करो, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है एज यूजुअल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बस थोड़ा ध्यान से समझो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फिर से समझो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू एक्सपेंड और ऑन व्हाट टू एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कि मैं फिर से बता रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, चीजों को एडवांस में ही डिसाइड कर लेना। हमने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा था, प्लानिंग क्या था, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू डन, हाउ इज टू बी डन और फॉर हुम इज टू बी डन। कब करना है, कैसे करना है और कहां करना है और किसके लिए करना है, ये भी है वहां पे। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी क्या करना है कि भैया कब करना है और वो भी क्या, हाउ मच टू स्पेंड, कितना करना है स्पेंड, और ऑन व्हाट टू स्पेंड, कि हमें किस चीज पे स्पेंड करना है, किस चीज पे खर्च करना है, मतलब कितना खर्च करना है और उस चीज पे किस चीज पे खर्च करना है। तो ये आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कि इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस, हम चीजों को एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं दैट हाउ मच टू स्पेंड, हमें कितना पैसा खर्च करना है, और ऑन व्हाट टू एक्सपेंड, कि हमें किस चीज के ऊपर पैसा खर्च करना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था एक तरीके से क्या था, वहां भी था प्रॉपर एलोकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड और टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो यहां भी वैसा ही है कि एक तरीके से हमें चीजों को एडवांस में सोचना है कि हमें कहां पे खर्च करना है और किस चीज पे खर्च करना है और कितना पैसा खर्च करना है। तो ये सारे डिसीजन इसके अंदर आने वाले हैं, और वो पैसा कहां से आने वाला है ये भी इसके अंदर आ जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट, इन जनरल वर्ड क्या लिखा हुआ देखो, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज। कह रहा है कि एक कंपनी को कितना पैसा चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में या फिर एक महीने में या एक दिन में, ये सब चीजें कौन बताता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई मुझे एक दिन में लमसम मेरे कंपनी में 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 20,000 रुपए पर डे मेरा वर्किंग कैपिटल तो है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। हम जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो पैसा अपने कंपनी के अंदर रखते हैं, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल के वो हिस्सा इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल जो कि कोई भी कंपनी या फिर एक दुकानदार या फिर आपके घर में भी सभी लोग जो आप डे टू डे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो आप पैसा रखते हो, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियोज में, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज में जो चैप्टर था ना, तो उसमें क्या था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा लो, करंट आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा कंपनी का, ठीक। तो देखो यहां क्या कह रहा है कि डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अब वो सोर्सेस, अब देखो क्या है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए वो, और वो कंपनी कितना पैसा कहां से लेके आने वाली है, ये भी चीज आएगी ना। ये सब चीजें को बताता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द सुटेबल पॉलिसीज। देखो पॉलिसीज भी डिटरमाइन करना कि हम अपने पैसे को किन किन प्रोजेक्ट्स में खर्च करेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा खर्च करेंगे
और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो सारे डिसीजंस भी होंगे और वो सारे पॉलिसीज भी बनाना फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। किस लिए बनाते हैं? फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, फाइंडिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक तरीके से मान लेते हैं इफ अ कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट देयर न्यू वेंचर, तो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। वो क्या करेंगे? पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। जब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट की फाइल, तो वो ये देखेंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कि मुझे 10 करोड़ चाहिए कि 50 करोड़ चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए। फिर वो देखेंगे कि ये जो 100 करोड़ का अमाउंट है, ये 100 करोड़ के अमाउंट में वो कंपनी जो है एज ए ओनर हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। मान लो 50 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड, और 50 करोड़ हम मार्केट से बोरो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बोरोड फंड, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका बोरोड फंड बेसिकली। तो फाइंडिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग के मैंने पहले ही बताया आपको, ये वही सारे ऑब्जेक्टिव हैं एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इन केस अगर आप अपने एग्जाम में भूल जाते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में आ जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव लिखो, तो जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे चुपचाप वही ऑब्जेक्टिव लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरीके से वो क्या लिखा है? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। उसका प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस कहलाता है, एक तरीके से कहां से पैसा आएगा और उससे रिलेटेड सारे डिसीजन कि प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड होने वाला कैसे है, हम उन पैसों को कहां खर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग करना। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो डिसीजंस लेते हैं हम, कि हम फिक्स एसेट कितना खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, हम बेचें कि खरीदें, ये सही टाइम क्या है, खरीदने का टाइम सही है या बेचने का, भी हम बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो वो सारे डिसीजन भी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर भी है कि अगर हम फिक्स एसेट्स को में डिसीजन हम लेते हैं, तो अगर हम बेचते हैं, अगर हम एक देखो एक होता है बाय, एक होता है सेल। अगर हम बाय करते हैं तो पैसा मेरे पास से जा रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है कम, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ फंड। जब ऐसे कर रहे हैं तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? इनफ्लो ऑफ फंड, तो पैसा आ रहा है। तो ये दोनों डिसीजंस जो हैं, ये दोनों डिसीजन लिए जाएंगे ना एक तरीके से। कैपिटल बजटिंग में ये दोनों डिसीजन लेने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि पैसा हम हर बार क्या नाम है ओनर्स फंड ही हो हमारे पास या बोरोड फंड ही हो, ठीक है ना भाई। ओनर्स फंड के अंदर एक तरीके से आप अगर कोई एसेट बेच रहे हो कंपनी की, तो वो भी तो ओनर्स की फंड ही एक तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्या लिखा है? टू ऑप्टिमाइज द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि फर्म में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा जहां से कंपनी लेके आ रही है, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे सरप्लस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे ओनर्स का फंड हो, उन सब चीजों को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना, उसको ठीक से इस्तेमाल करना, इवेल्युएट करना, मेजर करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं भाई? जाहिर सी बात है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, जो पॉइंट्स मैंने वहां बताए थे, एक तरीके से क्रेडिटर्स को कमिटमेंट जो दिया है आपने उसको मीटअप करने के लिए, ये सब वही पॉइंट है। देखो क्या, ये कुछ 3 अलग लिखे हैं मैंने फिलहाल। हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो ये पॉइंट अच्छा है। देखो एक तरीके से बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज का मतलब होता है कि कुछ भी अगर बिजनेस में अचानक से कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमने कभी सोची नहीं होती है, वो चीज़ अगर हो जाती है, मान लेते हैं कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड नहीं बनाया है, इन केस अगर किसी वर्कर की आपके कंपनी में उसका हाथ या पैर टूट जाता है, तो आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कहाँ से लाओगे? आपके अब यही यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करेगा कि अगर बिजनेस में कोई भी शॉक एंड सरप्राइज है, तो उस शॉक एंड सरप्राइज से वो आपको उभरने में मदद करता है। कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी अचानक से बिजनेस में अगर आ गई तो, ठीक। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंस, कि हमारे पास जो पैसा है, इस पैसे को जो हमने जहां इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या हमें वहां से प्रॉपर रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको भी तो हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे ना, कंट्रोलिंग भी तो करनी है। कंट्रोलिंग क्या होता है? एक तरीके से इवैल्यूएशन और मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड प्लान, कि हमने जो सोचा था, हमने जो पैसे को, भाई पैसा भी क्या है भाई, हमारा जो फाइनेंस है, ये पैसा भी हमारे लिए रिसोर्स है। बताया ना मैंने आपको, अगर आपने इस फाइनेंस को कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो इसमें भी तो कंट्रोलिंग होगी, यहां पे भी तो कंट्रोलिंग एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? कि भैया यहां से मुझे पॉजिटिव रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न हो रहा है मुझे, यहां से मेरे को प्रॉपर जो मैंने पैसा लगाया है,
यहां से मेरे को प्रॉफिट आ रहा नहीं आ रहा है, डिविडेंड आ रहा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, कहने के देखो फाइनेंस जो है वो बहुत सारे फंक्शंस में हेल्पफुल है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स में क्या बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्योंकि देखो पैसे से ही तो डिपार्टमेंट भी चल रहा है ना, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा, सैलरी मान लो सेल्स वाले की सैलरी आ गई, मान लेते हैं सेल्स वाले की सैलरी आ गई और प्रोडक्शन वाले की सैलरी आई नहीं, मालूम चला लड़ गए सबके सब, यार तुम्हारी सैलरी आ गई, तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपनी में, हमारी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं क्लास में 2 बच्चे हैं, मैंने एक को डेयरी मिल्क दे दी, एक को डेयरी मिल्क नहीं दी, अब मालूम चला जिसको नहीं दी वो बुरा माने कोचिंग छोड़ के भाग गया। बोले क्यों? बोले यार हमारे टीचर पार्शियलिटी करते हैं। क्यों? बोले यार उसको डेयरी मिल्क दे दी यार। समझ रहे बात को? तो क्या है देखो, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, एक तरीके से। समझ गया बात को? मोटिवेशन में क्या था देखो, मोटिवेशन में एक टॉपिक था मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल, और मोटिवेशन 2 तरह से ना, एक तरीके से एक जो मोटिवेशन था वो था आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो भाई आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो या तो आप फाइनेंशियल इंसेंटिव से कर रहे हो, तो अगर किसी एक को ही करोगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, यार ये अब मान लो आपने सेल्स वालों को बोनस दे दिया, अब प्रोडक्शन वालों को आपने बोनस दिया ही नहीं दिवाली में, अब मालूम चला प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं यार जब सेल्स वाले ही बोनस ले रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों काम करें ज़्यादा अच्छे से। तो प्रोडक्शन वाले ने अपने काम खराब कर दिया, वो क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। अब मालूम चला कि सारा जो सामान बन के आ रहा है उसका जो स्टैंडर्ड है वो खराब है। अब वो सामान जब सेल्स वाले बेचने के लिए जा रहे हैं तो लोग वहाँ उन्हें जूता मार रहे हैं, तो चीज़ें खराब हो रही है एक तरीके से। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कहाँ से खराब हो रहा है, उस बोनस से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बोनस देना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है डिपार्टमेंट का, तो आपको फाइनेंशियल का जो मीटअप है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है, आप दोनों के लिए करोगे बराबर बराबर, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ तक सारा कुछ अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम 1 शॉट भी करेंगे बाद में, वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। पेपर टाइम में हम लाइव भी आने वाले हैं प्रॉपर, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो ये आज के पार्ट की देखो लास्ट स्लाइड है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच क्या डिफरेंस है। बहुत कॉमन सी चीज़ें देखो पढ़ चुके हैं, दोबारा से उसी को रिपीट करना है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, रिलेशन क्या है। देखो, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन और एलोकेशन ऑफ फंड या फिर यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, उससे रिलेटेड आप सारे डिसीजंस लोगे, उसका डिस्पोजल कैसे होगा, उस सरप्लस फंड का डिस्पोजल कैसे होगा। उस सरप्लस फंड को क्या आप ओनर को दोगे, कि आप क्रेडिटर को दोगे, कि आप किसी इन्वेस्टर को दोगे, कि आप एम्प्लॉयज में बांटने वाले हो, कि आप शेयर होल्डर को दे दोगे। तो ये सब क्या है, डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा एक तरीके से कि ये पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आएगा, एक तरीके से वो पैसा कहाँ से आएगा, एक तरीके से कहाँ से ये चीजें आने वाली है। इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड। लिखा है देखो, डिसाइडिंग द सोर्सेस ऑफ फंड, ये कह रहा है आपका कि वो पैसा आने वाला कहाँ से, जिस पैसे से रिलेटेड वो डिसीजन लेगा यहाँ पे, ठीक है, जो बात करेगा वो सरप्लस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, ये इसका स्कोप वाइडर है, मैंने पहले बताया इसका स्कोप वाइडर है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग को भी अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैविंग वाइडर स्कोप इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल प्लानिंग हैविंग नैरो स्कोप, बिकॉज ये वन सेगमेंट है एक तरीके से। फाइनेंशियल एफपी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफपी इज वन सेगमेंट ऑफ एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ जाना, एफपी फाइनेंशियल प्लानिंग, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव दोनों के पढ़ चुके हो आप। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। मैनेज करना होता है ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, कि उसका एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह लो डिस्पोजल कैसे होने वाला है। नेक्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि भाई कंपनी में हमेशा फंड्स रहें, उसकी इंश्योरिटी कौन देता है, उसकी गारंटी कौन देता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो मैनेजमेंट तो ऑलरेडी आपका खराब हो जाएगा ना। आप अगर ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आपका मैनेजमेंट तो ऑलरेडी ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, अब आप कहोगे भैया इसका स्कोप बड़ा था, ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसके खराब होने से इससे क्या फर्क पड़ गया। अरे भाई, जब लेबर ठीक से काम करेगी ही नहीं तो कंपनी का मालिक कैसे चीजें अच्छे से करेगा, कैसे ग्रो करेगा, कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो ये वैसा ही है, ये लेबर के तौर पे काम कर रही है और ये पूरी कंपनी है। ठीक, तो देखो क्या, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, तो कंपनी किस चीज की, पैसों वाली बात हो रही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू
ensures the availability of funds and see that the firm will not raise the fund unnecessary। एक तरीके से देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हमेशा रहे, ये देखना भी हमारा काम है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और ऐसा ना हो कि कंपनी बिना मतलब में लोगों से पैसे उधार ले रही है, मार्केट से पैसे उठा रही है। क्यों? इन रिटर्न हमें इंटरेस्ट तो पे करना होगा ना। जब इंटरेस्ट पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो हमारे पास से सरप्लस फंड वहां पे जा रहा है, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। जितना पैसे की कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे हम मार्केट से बोरो करें। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक, होप आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का सारा कुछ। पार्ट 2 में हम जो है वो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग ये सारा कुछ अच्छे से समझेंगे और चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। होप चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।